क्योंकि हमारी जो रीच जिस तरह से है, गांव गांव तक हमारे बीएलई भाई काम करते हैं, तो उस रीच को देखते हुए काफी बड़ा स्कोप यूआईडीआई के द्वारा बताया गया है कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट अपडेट फैसिलिटीज, जो डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर नया ऐड ऑन किया गया है, इस पे ट्रांजेक्शन हमारे माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। कुछ बीएलई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक दो करके बैठे हैं या फिर एक भी नहीं किया है। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग खुद अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए और अपने आसपास अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे आपके सभी के आधार कार्ड लगभग ऑलमोस्ट 10 साल या 10 साल के आसपास के बने हुए हैं। इसमें 10 साल का स्लैब बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई 2015-16 में बने हुए आधार कार्ड, मतलब 5-6 साल पुराने आधार कार्ड में भी अपने डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आईडी एड्रेस प्रूफ है, उनको अपडेट कराना चाहता है तो वो करवा सकता है। बस जरूरत है कि आप ये चीज देख के इंश्योर कर लें पहले कि जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, उस डॉक्यूमेंट में जो डिटेल है और उसका आधार है, वो डिटेल दोनों मैच हो रही है, तभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अदरवाइज उसको पहले आवश्यकता है अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट कराने की, तो पहले उसका आधार संशोधन, डेमोग्राफिक डिटेल में संशोधन होगा, जो कि हम नॉर्मली फीचर के माध्यम से अभी तक करते आ रहे थे। इसके अलावा आप सभी बीएलई भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि आप जब भी अपने सेंटर पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ एक बिहेवियरल, व्यवहारिक चीजें हैं जो कि हमें रेजिडेंट्स के प्रति ध्यान देनी है। जैसे कि रेजिडेंट्स आते हैं तो आप पहले रेजिडेंट से पोलाइटली बात करें, उससे पूछें, उसको समझें पहले कि वो क्या काम कराने आया है। कई बार होता क्या है ना कि कुछ तो परेशानी हमारे एंड से है और जो सामने वाला आया है वो भी उसको कुछ समस्या है, और हम जैसे उसको तो समस्या है क्योंकि उसे काम कराने आया है वो अपना, लेकिन कई बार हम दोनों लोगों की समस्या मिलके और एक बड़ी समस्या को अंजाम दे देते हैं हम। तो रेजिडेंट से पता करें एग्जैक्टली वो क्या काम कराने आया है। और कई बार रेजिडेंट हमें फोर्स करते हैं कि हमारा आप ये डॉक्यूमेंट चला लीजिए, काम कर दीजिए। तो अगर आप उसको मना भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं उस प्रतीत हो, उसको लगे कि मेरा जो काम है वो जानबूझ के आप मना कर रहे हैं उसको, या फिर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सेंटर पे जो यूआईडीआई के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार पीओआई, पीओए या फिर बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आप लिस्ट जरूर लगा के रखें, जिससे कि उसको समझाने में आसानी हो कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है वो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में लाई नहीं कर रहा है, उसमें सूची में नहीं आता है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंसीडर नहीं होगा। ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर दें कि नहीं, देख लो, आप जहां जाना है जहां कर लो, आप कंप्लेन कर दो, हम नहीं करेंगे, आपका ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो आप रेजिडेंट के साथ में व्यवहार, अपना उचित व्यवहार रखें। और कुछ एक स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जिनके साथ में कुछ परेशानी है, तो दिव्यांगजन है, उनको आप प्रायोरिटी पे उनका काम करें और उनके साथ में स्पेशली व्यवहार अपना पोलाइट रखें। अपने सेंटर पे 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है यूआईडीआई का, वो प्रदर्शित करके रखें। और इसके अलावा यूआईडीआई की जो हेल्पलाइन मेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये सभी चीजें अपने सेंटर पे आप प्रदर्शित करके रखें। जैसा कि मैंने आपको इंश्योर किया कि बताया ही कि आप समझें कि उसको अगर मोबाइल नंबर, मेल आईडी वो नहीं भी कराने आया और उसको जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को, मोबाइल नंबर तो आजकल चूंकि ऑथेंटिकेशन पर्पज से भी यूज होने लगा है, तो मोबाइल नंबर ज्यादातर रेजिडेंट्स यूज अपना अपडेट करा लेते हैं, लेकिन मेल आईडी की लोगों को जानकारी नहीं है, भले ही उसकी मेल आईडी बनी रहती है। तो मेल आईडी आप लोग अपने तरफ से अप्रोच करें कि अगर उसकी मेल आईडी है, पूछें उससे, और जरूरत है तो वो अपना अपडेट करा सकते हैं। पेशेंस के साथ में उसके साथ व्यवहार, पूरा धैर्य के साथ काम करें। और उसका जो चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग डेमोग्राफिक चार्जेस, जो अपडेट का कोई भी अपडेट करते हैं तो वो 50 रुपए चार्ज करना होता है, तो हम 50 रुपए ही चार्ज करें। और इससे संबंधित रेट लिस्ट आप लोग अपने सेंटर पे जरूर लगा के रखें। किसी भी तरह से कुछ भी कहीं पे कुछ कंप्लेन्स आती हैं, कई बार ओवर चार्जिंग की कंप्लेन्स आती हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स एरर के बिहाफ पे पिछले कुछ एक महीनों से लगातार सस्पेंड ऑपरेटर होते रहते हैं। तो
ये सभी यूआईडीआई की गाइडलाइंस को जो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं या जिनके साथ में कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं, तो उसके लिए यूआईडीआई जब से आधार एक्ट बना है, तो आधार एक्ट में जो सेक्शन वाइज कुछ एक धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत अगर बड़े लेवल की चीजें रहती हैं तो उसमें एफआईआर का भी यूआईडीआई ने वो रखा हुआ है। तो हम लोगों को इन सब चीजों से, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, गमी फिंगर है, ये सब चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है, इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहना है। दो चीजें आप लोगों को और मैं बताना चाहूंगा। एक, पिछले कुछ एक समय से अब लगातार एक क्वेरी रहती है कि नाम चेंज वाला जो है, तो नाम चेंज के लिए आपको बता देते हैं हम लोग कि नाम चेंज करना एक अलग प्रक्रिया है और नाम में कुछ करेक्शन करना एक अलग प्रक्रिया है। हम जो बात करते हैं करेक्शन की, हम जो यूसीएल से काम कर रहे हैं, करेक्शन की बात करेंगे तो किसी के नाम में कुछ माइनर स्पेलिंग चेंजेस करना है, तो वो सुधार हम नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के नाम में चेंज होना है, जैसे राम कुमार से श्याम कुमार होना है, तो पूरा उसका नाम ही चेंज हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए गजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। गजेट नोटिफिकेशन के लिए जो रेजिडेंट है आप उसको बताइए कि गजेट नोटिफिकेशन किसी भी वकील से वो कंसल्ट करे, और वकील उनको पूरा बताएंगे कि किस प्रक्रिया के थ्रू गजेट नोटिफिकेशन होता है। और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट वो लेके आएगा, उसको उसके बिहाफ पे आप एनरोलमेंट करेंगे, तब किसी के नाम में बदलाव हो सकेगा। राम कुमार से श्याम कुमार करना है तो आपको गजेट नोटिफिकेशन कराना होगा, और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उसके बिहाफ पे आप लोग उसके नाम में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम केवल नाम करेक्शन कर सकते हैं, माइनर स्पेलिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज हम नहीं कर सकते। डीओबी कुछ केसेस आते हैं, हमने ट्रेनिंग सेशंस भी किए, उस दौरान भी हम बताते हैं कि डीओबी की जो लिमिट है, अगर लिमिट क्रॉस हो गई है, 2 बार करा चुका है, उसके बाद भी वो अगर कराना चाह रहा है, तो वो लिमिट क्रॉस में कंसीडर होता है। और लिमिट क्रॉस के लिए प्रोसीजर अलग है। हम लोगों के लिए डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए सबसे पहली चीज तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। बर्थ सर्टिफिकेट उस रेजिडेंट का आपको मांगना है उससे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप लोग, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, या और भी जो हमारे बर्थ प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो नहीं लेने हैं। क्रॉस लिमिट वाले केस में अगर 2 बार करा चुका है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद भी कराने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले डिमांड करना है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के साथ ही एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको कि हम रेजिडेंट से उससे सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाते हैं, और वो डिक्लेरेशन के साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ एक पीडीएफ बना के हम स्कैन करके अपलोड करते हैं। और सेम एक उसकी एनरोलमेंट स्लिप के साथ में ये डॉक्यूमेंट हम lakhnou.special@uidi.in एक मेल आईडी है, उस पर हमको मेल करने होते हैं। काफी कंफ्यूजन है ऑपरेटर्स में कि हम जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के तहत ही डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं क्रॉस लिमिट वाला, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों को बताना है कि हाँ बिल्कुल, चूंकि ये लिमिट क्रॉस एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, ये एक अलग प्रक्रिया के तहत एनरोलमेंट हो रहा है। तो इसके लिए ये इस तरह के जो भी एनरोलमेंट होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू या नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्लाइंट क्या करता है 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप केवल प्रोसीजर फॉलो करिए जो आपको प्रोसीजर बताया गया है डीओबी क्रॉस लिमिट का। आपने डिक्लेरेशन लिया, बर्थ सर्टिफिकेट लिया, दोनों का पीडीएफ बना के अपलोड किया है, और साथ में इस पीडीएफ के साथ एनरोलमेंट स्लिप अटैच करके आपने सेम जो मेल आईडी लखनऊ स्पेशल है उस पे आपने शेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो आप मेल करते हैं वो मेल आईडी से जब वहां पे क्यूसी टीम, यूआईडीआई की क्यूसी टीम उस मेल को चेक करने के बाद में, उसकी क्यूसी मैनुअल क्यूसी होती है, तो मैनुअल क्यूसी करने के बाद में जो चीजें वेरीफाई करेंगे वो, और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपका जो पैकेट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमने एनरोलमेंट किया और रिजेक्ट हो गया तो फिर से हमने उसका एनरोलमेंट कर दिया।
आपको रेजिडेंट को बोलना है यूआईडीआई के अनुसार, जो कि 90 डेज का टाइम पीरियड है, लगभग 90 डेज के अंदर वो पैकेट जनरेट होगा। तो इस चीज से हमें विचलित नहीं होना कि हमने पैकेट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाला था वो किया और लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, और हमने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो ही किया था। काफी ऑपरेटर्स बीएलई भाई हमें मेल करते रहते हैं, क्वेरी भी करते हैं बार बार कि अब सर हम आपने जो प्रक्रिया बताई हुई है या फिर जो यूआईडीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डीओबी क्रॉस लिमिट किया, जो करेक्शन था वो किया था, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। तो पहला आंसर आपके लिए यह है कि हाँ वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है। वो दूसरा प्रोसीजर जो बताया गया है उसको, जो सेकेंड स्टेप है, जो मेल यूआईडीआई को प्राप्त होगा उस एनरोलमेंट के अगेंस्ट में, तो उस मेल के बिहाफ पे जो पैकेट क्रिएट हुआ होगा या पैकेट सीआईडीआर पे होगा उसको फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि जो मेल्स हैं वहां पे मल्टीपल मेल्स जाते हैं डेली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके विद इन, आपको लग रहा हो कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज में वो मेल रीड आउट करके और आपकी क्यूसी हो जाएगी। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और रेजिडेंट को बताइए ये चीज, जिससे कि रेजिडेंट्स भी आके आपसे आर्गुमेंट ना करें इस चीज पे। तो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो नाम किसी का अगर चेंज होना है, नाम में बदलाव होना है, उसकी आइडेंटिटी जो नाम है वो पूरा चेंज हो रहा है, राम कुमार से श्याम कुमार हो रहा है, राम बहादुर से राम सिंह होना है, या इस तरह के कुछ एक चेंजेस हैं जिससे कि वो अपने आप में जो फर्स्ट नेम है उसका वो पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो जा रही है उसकी आइडेंटिटी, तो हम लोग उसके लिए रेजिडेंट से गजेट नोटिफिकेशन कराने की डिमांड करेंगे, और गजेट नोटिफिकेशन जब वो करा के ले आएगा तो उसके बिहाफ पे हम उसका एनरोलमेंट करेंगे। डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए भी आपको बता दिया कि डीओबी क्रॉस लिमिट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है पहली चीज तो, और कोई डॉक्यूमेंट जन्म तिथि से संबंधित कंसीडर नहीं करना है क्रॉस लिमिट में, और डिक्लेरेशन लेनी है, दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद में फिर उसको आरओ को भी